हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 कॉमर्स। आज के इस अकाउंटेंसी के वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के मीनिंग से। तो मीनिंग टेल्स दैट इट इज़ अ टूल विद विच इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स कैन बी असर्टेन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक टूल है जिसके थ्रू हम डेबिट और क्रेडिट की इक्वलिटी को असर्टेन करते हैं, ज्ञात करते हैं या मालूम करते हैं कि डेबिट और ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। ठीक है, कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है। इसको बताने वाला जो टूल है उसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। आगे ये लिखा है इस बच्चों कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन ही बोलते हैं। अब पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा था तो उसमें बैलेंस शीट डिस्कस किया था। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट which shows the assets and liabilities of an enterprise at a particular date। एक पर्टिकुलर डेट के दिन कोई एक स्टेटमेंट है जो एंटरप्राइज के एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो करता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पता लगता है। तो यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन इसलिए कहा गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हम एसेट शो करते हैं और राइट साइड में अकाउंटिंग इक्वेशन के लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी या कैपिटल शो करते हैं। इसी वजह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा है, एज इन अकाउंटिंग इक्वेशन हैज टू साइड्स, लेफ्ट साइड कंसिस्ट ऑफ एसेट्स एंड राइट साइड आर लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का बच्चों मतलब है यहाँ पर कि कैपिटल, मालिक का पैसा, जो ओनर्स पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, दैट बिकम्स द कैपिटल, और वही मालिक का पैसा होता है, दैट इज योर ओनर्स इक्विटी। तो यहां पर जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मींस एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल, दैट इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें यहां पर न्यूमेरिकल्स भी इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से करने हैं कि हमारी एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के समेशन या एडिशन के बराबर होती हैं। Now come to the next topic. The next topic is presentation of accounting equation। हम accounting equation को कैसे different ways में present कर सकते हैं। तो हमें पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि accounting equation क्या है। Accounting equation is the assets always equal to the sum of liabilities and capital। ये हमारी simple accounting equation है जो मेन अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे डिफरेंट वेज में आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम इसी इक्वेशन को कैसे वे प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मुझे अब इस इक्वेशन से कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो कैपिटल विल बी, यहाँ पर ये लायबिलिटीज है, जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा तो लायबिलिटीज क्या हो जाएंगे, आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एसेट्स में से आप लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल का आंसर या कैपिटल का वैल्यू आ जाएगा, या अमाउंट ऑफ कैपिटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन से कैपिटल की वैल्यू निकालूं तो कैपिटल कैसे निकलेगी कि मैं लायबिलिटीज को इधर ट्रांसफर करूंगा इस साइड में, मींस आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। उसी तरीके से अगर मुझे लायबिलिटीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एसेट्स को लायबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं, एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे, मींस ये कैपिटल अब इधर मूव कर जाएगा। तो एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटीज। मींस आपके बिजनेस के अंदर कितनी लायबिलिटीज है कैसे पता लगेगा कि जब आपकी टोटल एसेट्स है उसमें से मालिक का ओनर्स इक्विटी को माइनस कर दिए तो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज या आउटसाइड लायबिलिटीज का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। उसी तरीके से ओनर्स इक्विटी कितनी है टोटल, तो अगर आप टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर मींस आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो आपकी ओनर्स इक्विटी या कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। Now come to the question बच्चों। The question is from the following transaction prepare accounting equation। आपको ट्रांजेक्शन जो दी गई है उसके हेल्प से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। तो पहले हम ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। ट्रांजेक्शंस आर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, परचेज स्टॉक ऑफ ₹30,000 इन कैश, बॉट मशीन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम रमन, पेड सैलरी ₹5,000 एंड लास्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 इन कैश।
ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि जब भी आप अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो भी आपको ट्रांजेक्शन दे रखी हैं उसमें सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज़ या कैपिटल क्या चीज़ इफेक्ट कर रहा है, कि जो भी हम पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करेंगे उससे एसेट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है या लायबिलिटीज़ पे या कैपिटल पे। इसको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जब आप ये आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम उसी की स्टार्टिंग करते हैं कि जैसे पहले लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, तो यहाँ पर जो कैश है ये आपका क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि हमारे बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं हमारे पास कैश कितना हो जाएगा 1 लाख, और ये मालूम है जिस अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं दैट अमाउंट इज नोन एज कैपिटल, तो वही अमाउंट आपका कैपिटल बन जाता है। तो जितने अमाउंट से हमने बिजनेस स्टार्ट करा कैश ₹1 लाख वही आपका कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर इफेक्ट दोनों साइड पड़ेगा या इफेक्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करें उसके बाद जो इफेक्ट हो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वो इफेक्ट इक्वल होना चाहिए। ये आप हर ट्रांजेक्शन के बाद चेक करें कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड का टोटल इक्वल है राइट हैंड साइड के बराबर। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ट्रांजेक्शन लिखा है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। तो 1 लाख आपका क्या है, कैश है, तो कैश आपका एसेट साइड में आ जाएगा। दैट इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश ₹1 लाख। ठीक है बच्चों, और यही कैश आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। तो इसको मैं कैपिटल साइड में लिख दूंगा। ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब जैसे ही आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन करी तो आपका इक्वल 1 लाख लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड भी 1 लाख है। इसके बाद आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद जैसे कंप्लीट हो आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ध्यान से देखें बच्चे, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसके बाद इसका टोटल ब्रॉ डाउन करेंगे। लाइन कीजिए, तो 1 लाख आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन वी हैव 1 lakh of cash and 1 lakh of capital. Okay, now come to the second transaction. सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कहता है बच्चों, सेकेंड ट्रांजेक्शन कहता है परचेज स्टॉक। अब आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं, सामान परचेज कर रहे हैं, तो सामान भी आपके लिए क्या है, एसेट्स कहलाएगा। अब देख लेते हैं, सामान आपकी लायबिलिटीज तो नहीं, सामान जो खरीदा है, और कैपिटल भी, सामान आपका क्या है, एसेट्स है। और काय में परचेज कर रहे हैं, 30,000 सामान खरीदा इन कैश, पैसे में परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब कैश भी क्या आपका एसेट्स है। तो यहां पर दोनों इफेक्ट कहां पड़ रहे हैं, एसेट साइड पड़ रहे हैं, लेकिन इफेक्ट इक्वल होगा। कैसे होगा वो चेक करते हैं कि जब आपने स्टॉक परचेज करा तो आपकी एक एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो उस एसेट्स को मैं प्लस कर दूंगा स्टॉक के नाम से। और अब बच्चे यहां ध्यान दें कि मैं जो सेकंड ट्रांजेक्शन अमाउंट वो सेकंड पॉइंट के सामने ही लिख रहा हूं, यहां पर प्लस 30,000 का आपने स्टॉक परचेज कर लिया। ठीक है, क्योंकि सेकंड ट्रांजेक्शन का अमाउंट है तो सेकंड ट्रांजेक्शन के सामने ही लिखा जा रहा है। ठीक है, यहां पर भी स्पेस है, यहां पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दिखाना है कि हमने सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या अमाउंट इंप्लीमेंट किया है, उसको सेकंड ट्रांजेक्शन के सामने ही लिखेंगे। तो पहला इंप्लीमेंटेशन का इफेक्ट क्या हुआ कि हमने स्टॉक परचेज कर लिया, तो स्टॉक एसेट्स को इंक्रीज कर दिया 30,000 से। और दूसरा इफेक्ट क्या था कि हम से कैश से परचेज कर रहे हैं, तो जब सामान परचेज करेंगे तो पैसे हम देंगे, तो जब पैसे कैश देंगे तो पैसे कैसे हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो सेकंड इफेक्ट ऑफ सेकंड ट्रांजेक्शन इज दैट द कैश इज रिड्यूस्ड बाय द सेम अमाउंट दैट इज 30,000। तो आपने इफेक्ट देखा बच्चों कि हमने जैसे स्टॉक परचेज करा तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, which increase the value of asset. By the same side, the cash is also reduced because you are purchasing stock in cash. आप कैश से परचेज कर रहे हैं तो कैश आप देंगे, पैसा देंगे तो पैसे आपके पास से कम हो जाएंगे। आपका सेकंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसे मैं क्लोज कर देता हूं लाइक दिस। ठीक है, अब हम आफ्टर सेकंड ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास 70,000 कैश बचा और 30,000 का स्टॉक रह गया इक्वल्स टू 1 लाख ऑफ कैपिटल। अब आप टोटल देखें दोबारा बच्चों कि यहां पर 70 + 30 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल आपका इक्वल होना चाहिए। अब हम नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, बॉट मशीन, तो मशीन खरीदी आपने, तो मशीन इज ऑल्सो एसेट्स, तो एसेट्स इंक्रीज होगा बाय अमाउंट 50,000 फ्रॉम रमन। अब यहां पर कैश में नहीं खरीदा है, रमन से खरीदा, इसका मतलब आपने उधार, यू हैव टू परचेज ऑन क्रेडिट, आपने उधार परचेज किया है, तो रमन आपका क्या बन जाएगा, लायबिलिटी मींस क्रेडिटर, जिससे आप सामान उधार खरीदते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होते हैं आपके,
लायबिलिटीज होती हैं। तो अब इसको देखेंगे, जैसे हम मशीन परचेस करेंगे तो एसेट्स आपकी मशीन के नाम से इंक्रीज हो जाएगी। अब ये थर्ड ट्रांजेक्शन हम मशीन के यहां पर लिखेंगे, दैट इज 50,000। ओके, बाय सेम टाइम योर क्रेडिटर whose name is Raman is also increases on liability side। liabilities में आपका रमन इंक्रीज हो गया क्योंकि आपने सामान उधार खरीदा है, तो क्रेडिटर्स आर कंसिडर या क्रेडिटर आर नोन एज लायबिलिटीज। ओके, आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप यहां पर लाइन खींचेंगे और ट्रांजेक्शन इफेक्ट दिखा देंगे टोटल। तो 70,000 ऑफ कैश प्लस 30,000 ऑफ stock plus 50,000 of machine equals to 50,000 of creditor plus 1 lakh of capital। ओके बच्चों, यहां तक आपका टोटल फिर देखें, 70 प्लस 30 प्लस 150 150 एंड 1 लाख प्लस 50 150, 1,50,000 दोनों साइड टोटल बराबर चल रहा है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका पेड सैलरी पे कर रहे हैं। सैलरी जब आप पे करेंगे दैट इज योर एक्सपेंस, और जब पे करेंगे तो कैश पे करेंगे तो कैश का जगह पर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर फोर्थ ट्रांजेक्शन में आप जब सैलरी पे करेंगे, पेड सैलरी लिखा है, तो 5,000 आपका पहले कैश रिड्यूस हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर ध्यान से सुनो, जब भी हमारी कोई एसेट्स, सिंगल एसेट्स रिड्यूस होती है, इसको आपने कॉपी में भी लिख लीजिए, सिंगल एसेट रिड्यूस होती है तो साइड बाय साइड उसका सेम इफेक्ट आपके कैपिटल पर पड़ता है, तो आपकी कैपिटल भी उसी अमाउंट से रिड्यूस होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा ₹1,000 से या 1 लाख से, जितने भी अमाउंट है, और अचानक मैंने पैसे विड्रॉ कर लिए। तो अब पहले जब मैंने 1 लाख से स्टार्ट करा बिजनेस आपने, तो 1 लाख ही आपकी कैपिटल थी। अब कुछ अमाउंट्स में से विड्रॉ कर लेंगे अचानक आप, तो अब कैपिटल भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे आपका कैश एसेट रिड्यूस हुई 5,000 से, क्योंकि आपने सैलरी पे करी है, तो उसका सेम इंपैक्ट आपके कैपिटल पर पड़ेगा, तो आपकी कैपिटल भी 5,000 से रिड्यूस हो जाएगी। तो यहां पर 5,000 से रिड्यूस कर देते हैं। ये आपका फोर्थ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नाउ कैश बिकम 65,000, 30,000 ऑफ स्टॉक प्लस 50,000 इक्वल्स टू 50,000 ऑफ क्रेडिटर प्लस 95,000 ऑफ कैपिटल। टोटल चेक करेंगे तो 65 प्लस 30 95, 95 प्लस 50 145, और 95 प्लस 50 145, टोटल बराबर है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं, लास्ट वन, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 इन कैश। अब आप सामान बेच रहे हैं, सामान मीन्स स्टॉक बेच रहे हैं 20,000 का, तो सबसे पहले आप इफेक्ट कर रहे हैं 20,000 के स्टॉक को डिक्रीज कर देते हो। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में आप 20,000 स्टॉक डिक्रीज कर देते हैं। अब आप कैश में बेच रहे हैं, तो कैश आपका मीन्स पैसे आपके पास आएंगे, मीन्स कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से, ठीक है। ये आपका इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इसे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 85,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 इक्वल्स टू 50,000 ऑफ क्रेडिटर एंड 95,000 ऑफ कैपिटल। आपकी राइट हैंड साइड का टोटल है 1,45,000। यहाँ देख लेते हैं, 5 ये हो गया 5, 1,45,000। तो दोनों साइड का टोटल आपका बराबर आ गया। तो जब आपके बोथ साइड इक्वल होंगे तो दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके बच्चों, होप सो आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है मैं आपको प्रैक्टिस में लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। थैंक यू।